हिस्ट्री में आपके पास था बीए के अंदर। यस। तो इतिहास के अंदर आपको कौन सा पीरियड बहुत अच्छा लगता है? एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न? इंडिया और चाइना का जो डेवलपमेंट का पेस है ना, रफ्तार, उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? आप बताइए मुझे, प्रशासन में क्या चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है? अगर हम आज की या साल भर की बात ना करें, 5 साल बाद जो एआई का स्वरूप आप अगर विचार कर पा रही हैं, तो प्रशासन में क्या बदलाव आने की संभावना? अच्छा, अभी जो ये इजराइल, ईरान और अमेरिका एक संघर्ष चल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? मैं कमल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताएं बिना नाम लिए। सर, मैंने अपनी 10th और 12th सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर से की है और अपनी ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। और मेरी हॉबी जो है हैंडबॉल खेलना है और आरएस में ये मेरा प्रथम प्रयास है। अच्छा, हिस्ट्री में आपके पास था बीए के अंदर। यस। तो इतिहास के अंदर आपको कौन सा पीरियड बहुत अच्छा लगता है? एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न? सर, मॉडर्न पीरियड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बाकी सभी की इम्पोर्टेंस है। मॉडर्न इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उसमें जो एडवांसमेंट आई है वो बाकी जो भी पीरियड रहे हैं पिछले उनसे ज़्यादा आई है। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, साइंस के क्षेत्र में हो, सोसाइटी के रूप में देखें तो सभी जगह जो एडवांसमेंट है वो ज़्यादा मॉडर्न में आई है, इसीलिए। वो 2-3 मेरे को बताएंगे। सर, जैसे कि सबसे पहले तो डेमोक्रेसी जो है वो मॉडर्न में आई है। और साइंस के फील्ड में देखे जाए, स्पेस हो या फिर जो भी डिजीज हो उनके लिए वैक्सीन हो। पहले महामारी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनका इलाज नहीं था, अब वो आए हैं। इसी में डिजिटलाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्टेड हुआ है, तो वो सभी चीज़ें मॉडर्न में आई। डेमोक्रेसी को आप अभिशाप मानते हैं या वरदान मानते हैं? सर, डेमोक्रेसी जो है ये वरदान जो है वो मानती हूँ। क्यों? सर, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति जो है ऑटोनोमस नहीं होता। जैसे कि दूसरे में देखा गया है तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशन देखी गई है, नेगेटिव जो पॉइंट्स है वो देखे गए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पूरी जनता जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और वो फिर उन पे शासन करते हैं और उन्हें अकाउंटेबल भी ठहराते हैं, तो ये ऑटोनोमस नहीं होती। लेकिन कई जगह ऐसे देखने में आया कि जहां पर वन मैन शो होता है वहां पर डेवलपमेंट अच्छा होता है, कानून व्यवस्था अच्छी होती है। कई कंट्री के नाम आप देखते, चाइना को अभी आपकी आज की तारीख में देख लें जिस तरह की स्थिति है। जी सर। तो एक हम और डेमोक्रेटिक कंट्री को देखो तो क्या फर्क नजर आता है आपको? सर, ये जो ग्राउंड लेवल पे बात करें तो वहाँ पे डिफरेंस आता है। इकोनॉमी वाइज देखें तो चाइना जो है बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, लेकिन अगर वहाँ की जनता से पूछे तो उन्हें कितनी फ्रीडम है, जैसे प्रेस की फ्रीडम की बात की जाए तो वो भी नहीं है। तो वहाँ पे जो जनता है उनको कंट्रोल किया गया है। पूरे वर्ल्ड में जो न्यूज़ चल रही है, फिर उनके कनेक्ट जो होने के मेथड है, उन सभी को कंट्रोल किया गया है सरकार के द्वारा। तो वो डेमोक्रेसी, पर्सनल लेवल पे जो फ्रीडम होती है इंडिविजुअल की, वो बाधित है। क्या भारत में आपको प्रेस की स्वतंत्रता नजर आती है क्या? जी सर। तो पेड न्यूज क्या होती है और येलो जर्नलिज्म क्या होता है? पीली पत्रकारिता। सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। पेड न्यूज। सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। मैं गेस कर सकती हूँ कि चाहे जो न्यूज़ है उसकी सत्यापनता को पता करे या ना करे, बस पैसे के लोभ में जो है वो न्यूज़ का छापना जो है वो पेड न्यूज़। आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आपको सबसे प्रभावी मीडिया कौन सा लगता है और क्यों? सर, सोशल मीडिया जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि इसकी जो पहुंच है वो व्यापक है। प्रिंट मीडिया को देखा जाए तो वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है और जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो उपयोगी रहता है। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सस्ती दरों में और व्यापक रूप से अवेलेबल है, और जो इलिटरेट है वो भी जो है उसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें वॉइस भी होती है।
तो और ये जनता जो है वो भी अपने जो व्यूज है वो भी इसमें दे सकती है, तो ये मुझे ज्यादा तो इफेक्टिव लगता है। सोशल मीडिया की सत्यता कितनी % मानते हो आप? कई बार कहते हैं ये तो सोशल मीडिया से आई हुई न्यूज़ है, इसके पर विश्वास नहीं कर सकते। आपका भी ऐसा मानना है? सर हर चीज के दो पहले होते हैं, तो आधे से ज्यादा जो न्यूज है वो जो है सही होती है, लेकिन अभी जो रीसेंट ट्रेंड देखा गया है वो यही है कि फेक न्यूज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया पे, तो वो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और ऐसे न्यूज है, काफी ऐसे इंसिडेंट भी रहे हैं जो फेक न्यूज ऐसे देखने को मिले हैं, तो उसे कंट्रोल करने, रेगुलेट करने की जरूरत है। बाकी इसमें जो सरकार की जो सच्ची न्यूज होती है वो भी जनता तक पहुंचती है। आप सोफिया स्कूल से पढ़े हैं। जी सर। सोफिया किसी देश की राजधानी भी है क्या? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। ये सोफिस्ट क्या होता है? सोफिस्ट का नाम सुना? सॉरी सर। एन एक्ट ऑफ एन सोफिस्ट, इस तरीके की एक चलती है, इडियम फ्रेज चलता है। सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। सोफिस्ट फिलोसोफर्स थे, कुछ भी पढ़ा नहीं यस होगा, सर। हाँ नाम नहीं सुना। इंडिया और चाइना की डेवलपमेंट पेस है, उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? सॉरी सर। इंडिया और चाइना का जो डेवलपमेंट का पेस है ना, रफ्तार, उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? सर जो मेजर पेज जो है वो ये डिफरेंस रहा है कि उन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन जो था, लोग और अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो इंडिया से बहुत पहले कर लिए थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हुई है और इंडिया से पहले हुई है। और उसी के साथ उन्होंने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, तो उसकी वजह से वो एक्सपोर्ट हब बन गया है, पूरी दुनिया में वो अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। उसी की वजह से मास प्रोडक्शन हुआ है वहां पे, और वहां की पर कैपिटा इनकम जो है, जीडीपी है, वो सभी बहुत ग्रो की है, जो कि इंडिया में देखा जाए तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया और चाइना कब तक बराबर से चल रहे थे, मतलब नेक टू नेक थे लगभग? सर एग्जैक्ट ईयर नहीं पता। चाइना ने इंडिया से 20 साल पहले रिफॉर्म किए थे, तो इंडिया ने 20 साल पहले किए थे, इंडिया से 20 साल पहले। यानी 71 में, यस सर, या अराउंड 78 से की? सर 78 से किए थे। मैं मतलब ऐसे कहा जाता है 15-20 साल, इसीलिए बाकी एग्जैक्ट ईयर मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, ये राती घाटी का युद्ध किन के बीच में हुआ? सर राती घाटी का युद्ध जो है ये बीकानेर के राजाओं और जो बाबर का जो भाई था उसके साथ हुआ था, भाई का क्या कामरान। नाम था? बीकानेर के राजा कौन थे? सर एक मिनट याद करने का समय चाहूंगी। सर शायद महाराजा कर्ण सिंह थे। कर्ण सिंह? कर्ण सिंह नहीं, जैतसी जी थे। यस गंगा सिंह जी सॉरी। का क्या कंट्रीब्यूशन है बीकानेर के डेवलपमेंट में? सर गंगा सिंह जी जो है ये काफी मॉडर्न विचारधारा के रहे, प्रोग्रेसिव जो राजा रहे हैं, और जैसे कि बीकानेर में पानी की समस्या रही है, तो वहां पे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने गंग कैनाल जो है उसका निर्माण करवाया, और जो छप्पन अकाल हुआ था 1899 में, तो उसे बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया। और अ, जो सबसे पहले अगर लोकतांत्रिक की बात की जाए, जैसे इलेक्शन या पंचायत वगैरह, वो राजस्थान स्टेट में बीकानेर में देखी गई थी। अच्छा, गंग नहर की क्या विशेषता है? सर गंग नहर जो है ये गंगानगर जो है वहां पे 27 किलोमीटर लंबी है, जो जिसका पानी जो है पंजाब से लाया जाता है, और वहां के जो कृषि क्षेत्र है उसमें इसका बड़ा योगदान रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कहीं पे भी लिफ्ट कैनाल की आवश्यकता पड़ी क्या हमें? नहीं सर। यानी नेचर के ग्रेडियंट के साथ आया पानी। इट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। इंडिया ने स्पेस में क्या प्रोग्रेस की है? सर इंडिया ने स्पेस में बहुत रिसेंटली बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, कि जहां दूसरे देशों को बहुत ज्यादा बजट में जो उन्होंने काम किए हैं, वो इंडिया ने काफी एफिशिएंट और सस्ते तरीकों से अपने जो जुगाड़ कहते हैं जैसे इंडिया में, उस तरीकों से काफी महारत हासिल किया, जैसे कि पहली बार में मंगल पे पहुंच जाना, और पहला देश बनना जिसमें कि साउथ पोल जो है चाइना का, वहां पे लैंडिंग करना, और चाइना के साउथ पोल पे? सॉरी सर, मून के, सॉरी सर, वहां पे लैंडिंग करना, और एक साथ 104 जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करना, अलग अलग जो ऑर्बिट होती है उनमें। और अभी चौथा देश ऐसा बन जाएगा जहां जो कि अपना स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च करेगा। तो इंडिया ने
काफी प्रोग्रेस किया है कंपेयर टू दूसरी इकोनॉमीज आपको के। इसका क्या रीजन लगता है कि कई डेवलप्ड नेशंस इंडिया से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं? सर जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया काफी सस्ती दरों में अपने जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च करते हैं, तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। और उसी के साथ कि इंडिया की जो एक्यूरेसी रही है वो भी काफी अच्छी रही है, तो वो उन्हें बेनिफिट करता है कि अच्छी एक्यूरेसी के साथ और चीप कॉस्ट में वो अपने पेलोड रिसेंटली कोई फेलियर फेस किया? जी सर। कौन सा था? सर मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी एक एआई समिट हुआ था दिल्ली में, क्या था उसका उद्देश्य? सर उसका मेजर उद्देश्य था कि जैसे एआई अब हर जगह यूज किया जा रहा है, तो एआई को अकाउंटेबल बनाने के लिए था और ह्यूमन सेंट्रिक बनाने के लिए था। उसमें दिया गया था कि मानव कंसेप्ट दिया गया था, जिसमें कि ये थोड़ा एथिकल हो, एआई का यूज जो है ये एथिकल हो और एसेसिबल हो हर जगह। जो डिजिटल गैप या फिर टेक्नोलॉजिकल गैप कहा जाता है एआई में, जहाँ की डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्हें एआई या टेक्नोलॉजी तक एक्सेस कम है। अच्छा ठीक है, आप बताइए मुझे प्रशासन में क्या चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है? अगर हम आज की या साल भर की बात ना करें, 5 साल बाद जो एआई का स्वरूप आप अगर विचार कर पा रही हैं, तो प्रशासन में क्या बदलाव आने की संभावना है? सर एक तो कि सब कुछ डिजिटलाइज वे में हो जाएगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ेगी। दूसरा सर कि जो स्कीम्स है हमारे, वो टारगेट जो बेनिफिशियरी टारगेटेड स्कीम्स होगी, क्योंकि सभी का डेटा अवेलेबल रहेगा। तो किस बेनिफिशियरी की कौन सी इकोनॉमिक कंडीशन, बैकग्राउंड क्या रहा है, किस कौन सी मतलब आप स्कीम के मानती लिए। हैं कि अच्छा होगा जो कुछ भी होगा? जी सर। हैं? आप खुद एआई को लेकर आपको कोई आशंका नहीं है? सर हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इसमें भी काफी आशंकाएं है कि शायद ये साइबर क्राइम जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स तो फिर आएंगे। प्रशासन के सामने क्या चुनौती होगी? अ, सिर्फ साइबर क्राइम को अपन, साइबर क्राइम में बहुत सारी चीजें हैं, मैं प्रशासन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर। सर हैक किया जा सकता है अच्छा, आप कभी गवर्नमेंट ग्राम सिस्टम। सभा में गई हैं? जी सर। आप कस्बाई इलाके में रहती हैं, शहर में रहती हैं? जो शहर में रहती हूँ। शहर में रहती हैं। जैसे ग्राम सभा है पंचायती राज में, वैसे नगरीय स्वशासन में भी इस तरह की कोई व्यवस्था है? जी सर। क्या है? सर म्युनिसिपैलिटीज है। ग्राम सभा की तरह ही? ग्राम ग्राम सभा क्या होती है? सर ग्राम सभा की तरह, सर ग्राम सभा की तरह मुझे नहीं, वार्ड मीटिंग होती है शायद। अच्छा, ठीक है। स्वयं सहायता समूह कैसे काम करते हैं? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इनमें ये अलग अलग लोगों का ग्रुप होता है जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं लगभग, और वो एक ग्रुप बना के और अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये रजिस्टर करवाते हैं सरकार के जो नियम है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट उनमें, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो अलग हो। और इनमें यह है कि इनमें बेनिफिट मिलता है, सरकार की कई स्कीम्स है जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अलग से फंडिंग मिलती है या फिर लोन मिलता है इजी एक्सेस इंटरेस्ट रेट में, तो उसे अवेल करते हैं। ठीक है, किसानों को ऋण दिए जाने चाहिए क्या सरकार की तरफ से? जी सर। दिए जाने चाहिए, फिर उनको माफ भी कर दिया जाना चाहिए। सर माफ तो बहुत रेयर कंडीशन में, जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई हो, ड्रॉट हो वगैरह, उसी केसेस में। बाकी तो क्योंकि ये फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा सरकार पे, तो माफ नहीं किए जाने चाहिए। जी सर। और उद्योगपतियों के? सर उनके भी नहीं किए जाने नहीं किए चाहिए। जाने चाहिए। तो ये मांग क्यों उठती है कि किसानों के ऋण माफ कर दो? सर क्योंकि किसान जो है वो उन्हें प्रॉब्लम देखते रहते हैं वो, जैसे कि कभी टिड्डी का अटैक हो जाता है या फिर पानी की कमी हो जाती है, ड्रॉट हो जाता है, तो वो उन पे बर्डन रहता है फाइनेंशियल। वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल का नहीं कर पाते कि वो अपनी जो जितना पैसा लगा है वो वापस अर्न कर पाए, तो वो सरकार से एक उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी हेल्प करें। सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या होती है? सर सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है कि जिसमें कि वेपन्स या उनका यूज ना करके, और जो पीपल टू पीपल कनेक्शन या फिर जो वहाँ पे डायस्पोरा रह रहा है उनका यूज करके जो दूसरी कंट्रीज है उनमें अपना जो है प्रभाव रखना। चलिए ठीक है सर। आप बीकानेर से हो, जी सर। बीकानेर में कौन सा उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है?
सब एक पर्टिकुलर उद्योग का ना होके डिफरेंट हाँ, कोई जैसे बात कि नहीं, एक दो नाम बता जी सकते सर, जैसे कि सिरेमिक्स है वो काफी पॉपुलर है, और जो फूड प्रोसेसिंग है जैसे कि भुजिया नमकीन वगैरह वो काफी एक रोल रखता है इकोनॉमी में। और जो लाइव स्टॉक है वो काफी रोल रखता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो रोल रखता है, और उसके साथ टूरिज्म भी जो है वो एक फैक्टर है। अच्छा, अभी जो ये इजराइल, ईरान और अमेरिका एक संघर्ष चल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? सर इसका मुख्य कारण है कि अमेरिका द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ईरान जो है वो अपने यूरेनियम जो इनरिचमेंट कर रहा है, जैसे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेवलप कर ले, जो कि वर्ल्ड के लिए और थ्रेट होगा, वर्ल्ड यूएसए और स्पेशली इजराइल के लिए थ्रेट होगा, तो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन इसके दूसरे रीजन देखा जाए, जैसे यूएसए ने खुद ने कहा है कि वो वहाँ की रिजीम जो है वो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका सपोर्टिव ना होके एंटी अमेरिकन है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है उस पे कब्जा करने का प्रयास हो रहा है, तो आपको कहाँ तक लगता है कि ये भी सत्य है? सर ये भी सत्य होने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि जैसे कि वेनेजुला में देखा गया है, वहां पे भी उन्होंने क्रूड ऑयल के लिए जो है वहां के राष्ट्रपति को हटाया था। और जो ईरान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और वहां का जो ऑयल है वो काफी बेटर है दूसरी जो कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा। तो अमेरिका जो है एक ऐसी है कि वो करना चाहता है कंट्रोल वहां के ऑयल जो वेल्स है उनको। शाबाश। अच्छा, अभी नई शिक्षा नीति की बात चल रही है या थोड़े दिनों पहले लागू हुई, कब लागू हुई? सर पूर्ण रूप से तो अभी लागू नहीं हुई है। अच्छा, नहीं हुई है। नई शिक्षा नीति कब आई है हमारे देश की, अभी सर लेटेस्ट? 2020 में आई है। अच्छा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर एक तो उद्देश्य है कि जो जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन के लिए जो है एलोकेट करना है, और उसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो जो है बच्चों को 6th क्लास से स्टार्ट करनी है, बच्चों को हाइब्रिड एजुकेशन है वो देनी है, उनके लिए फ्री एग्जिट फ्री वो वाला सिस्टम हो जिसमें कि वो अपनी जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाए, वो जब चाहे अपना जो ग्रेजुएशन या जो भी अच्छा, कर उसमें ले। एक मातृभाषा का भी जिक्र है, जी सर। तो ये राजभाषा और मातृभाषा में क्या फर्क है? सर मातृभाषा जो है वो लोकल लैंग्वेज है कि कौन कौन सी जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है, तो उसे मातृभाषा कहते हैं। जबकि राजभाषा जो है ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, जैसे कि इंडिया की जो राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, जैसे कि राजस्थान में कई लोगों की राजस्थानी है, ढूंढाड़ी, अलग अलग बोलियां भी मातृभाषा है। अच्छा, इसमें एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का जिक्र किया गया, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, आप क्या समझते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा? सर जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो है कि इंडिया की जो प्राचीन चाहे साइंस बेस्ड हो, मैथ बेस्ड हो, या फिर आयुर्वेद, जो भी ऐसी टेक्स्ट बुक वगैरह या नॉलेज रही है उनको कंबाइन करके और एक ऐसा लाइब्रेरी टाइप बनाया जाए, जिससे कि लोगों को जो हमारी पुरानी शिक्षा है वो अवेल की जाए और इसी के साथ उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा बेटा, अभी एक चर्चा में है मिस इन्फॉर्मेशन वर्ड, ये डेमोक्रेसी के लिए किस प्रकार से नुकसानदेह हो सकता है? सर मिस इन्फॉर्मेशन से जो जो वास्तविकता है वो चेंज हो जाती है पूरी। तो डेमोक्रेसी में जैसे कि मतलब लोगों के द्वारा आंदोलन किए जा सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ रेट कम हो सकती है, तो मिस इन्फॉर्मेशन से तो काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, आपके विषय जो है ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर है, कौन सा ऑथर ऐसा है जो आपको सबसे अच्छा लगता है इंग्लिश में, फॉरेन ऑथर? सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो उनकी जो एक पूरी ऑथर ना उनकी एक जो पोयम है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, जो कि है द रोड नॉट टेकन, क्योंकि इसमें ये डिसीजन डिलेमा जो है उसके बारे में बात की गई है कि थोड़ा बोल्ड और इनोवेटिव होना चाहिए, जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो ना करके थोड़ा अलग हटके ट्राई करना चाहिए, जिससे कि बड़ा डिफरेंस जो है वो किया जा सकता है। चलो आपका पूरा, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।